स्टार्ट। महोदय, सबसे खास बात यह है कि चुनाव के इन सभी पदों के लिए योग्यता और चुनाव लड़ने के नियम अलग अलग हैं। एक नियम जो देश के सभी राज्यों में लगभग एक जैसा है वह यह कि आप किस जाति के हैं और जिस क्षेत्र से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं उस क्षेत्र में आपकी जाति की कितनी आबादी है, आप कितने ही बड़े समाज सेवी, कितने ही बड़े ज्ञानी, कितने ही बड़े जन समर्थन वाले क्यों न हो, यदि आप जातिगत जनसंख्या में कम है तो आप चुनाव भले लड़ लें, जीतकर किसी सदन में नहीं पहुंच सकते। इसे देश का दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य, ऐसा ही हर चुनाव में होता है। भारतीय संविधान में जातीय आधार पर प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान है और यह व्यवस्था इसलिए जोड़ी गई थी ताकि समाज के उपेक्षित, उत्पीड़ित, गरीब और पिछड़े वर्ग को भी आगे बढ़ने का समान अवसर मिले। ऐसा इसलिए भी किया गया क्योंकि हमारे संविधान विशेषज्ञों का मानना था कि जब तक जमीन समतल नहीं होगी उसके सभी कोनों में आसानी से पानी नहीं जा सकेगा और जब फसलों को सामान्य रूप से बराबर पानी नहीं मिलेगा तो जमीन के उस कोने से किसान बराबर की फसल की उम्मीद कैसे करेगा। संविधान निर्माताओं की सोच यह भी थी कि आज़ादी के कुछ वर्ष बाद देश की सारी जमीन एक जैसी समतल हो जाएगी और फिर उसमें फसल एक जैसी उगने लगेगी। फिर परंपरावादी जातीय कट्टरता का जो जहर भारतीय समाज में आदिकाल से फैला है वह स्वतः खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी इस लक्ष्य को हमारा देश प्राप्त कर पाया है? आइए इस पर विचार करते हैं। महोदय, भारत में जनगणना की शुरुआत औपनिवेशिक शासन के दौरान वर्ष 1881 में हुई थी। जातिगत जनगणना का इतिहास यदि हम जानना चाहते हैं तो वर्ष 1931 तक भारत में जातिगत जनगणना होती थी। वर्ष 1941 में जनगणना के समय जाति आधारित डेटा जुटाया जरूर गया था लेकिन प्रकाशित नहीं किया गया। वर्ष 1951 से 2011 तक की जनगणना में हर बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का डेटा दिया गया लेकिन ओबीसी और दूसरी जातियों का नहीं। देश में लंबे समय से जाति आधारित जनगणना की मांग की जा रही थी और अब बिहार में इसे लेकर न केवल सहमति बन गई है बल्कि इसकी प्रक्रिया की शुरुआत भी हो गई है। जातीय जनगणना की मंजूरी को इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि देश में वर्षों से कभी भी जाति के आधार पर जनसंख्या की गणना नहीं की गई है लेकिन इसकी मांग अरसे से हो रही थी। महोदय, अमेरिका
कि एक सरकारी प्रयोगशाला के रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 का वायरस चीन के वुहान की प्रयोगशाला से निकला हो सकता है। एक गोपनीय दस्तावेज में प्रयोगशाला ने इस बात को दर्ज किया है कि इस वायरस की जेनेटिक संरचना के अध्ययन से पता चलता है कि इस आशंका में दम हो सकता है। चूंकि यह प्रयोगशाला बहुत प्रतिष्ठित है, इसलिए इसकी रिपोर्ट को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। इस प्रयोगशाला ने पिछले साल ट्रंप सरकार के आखिरी दिनों में यह रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट की बात सार्वजनिक होने से पहले ही पिछले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति इस मामले की जांच करने की घोषणा कर चुके हैं। यह मुद्दा कोरोना महामारी के शुरुआती दिनों से ही चर्चा में रहा है। इसकी वजह यह है कि कोरोना की शुरुआत वुहान प्रांत से हुई। ऐसे में एक आशंका यह थी कि वुहान के पशु बाजार में किसी तरह से कोरोना वायरस चमगादड़ से इंसान में आ गया। दूसरी यानी प्रयोगशाला से इस वायरस के निकलने की आशंका इसलिए हुई कि वुहान में कोरोना वायरस पर प्रयोग करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। दुनिया में ऐसी सिर्फ 3 प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें से बाकी 2 अमेरिका में हैं। इस दूसरी आशंका के पक्ष में सबूत जुटाना मुश्किल था और इसका इस्तेमाल सनसनीखेज आरोप लगाने के लिए होने लगा। इसलिए लोगों का इस पर विश्वास नहीं हुआ। अमेरिका में तब राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने अंदाज से चीन पर आरोप लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया और दक्षिणपंथी ताकतों ने इसे एशियाई मूल के लोगों के खिलाफ नफरत और हिंसा फैलाने का बहाना बना लिया। इससे भी इस दावे की विश्वसनीयता कम हुई, लेकिन कई प्रयोगशालाएं और वैज्ञानिक जांच करते रहे और उनका यह कहना है कि इस बात की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि यह 100% प्रमाणित तथ्य है। हो सकता है कि कोविड-19 का वायरस प्राकृतिक तरीके से पैदा हुआ हो, लेकिन दूसरी आशंका के पक्ष में भी काफी सुराग है। एक बड़ी समस्या यह है कि चीन का तंत्र बिल्कुल पारदर्शी और खुला नहीं है, इसलिए कोई भी जांच करना मुश्किल है। WHO की जो टीम वहां जांच करने गई थी, उसे भी इस तरह से जांच का मौका नहीं मिला कि उससे किसी स्पष्ट नतीजे पर पहुंचा जा सके। चीन के इस रवैये से शक और ज्यादा गहरा जाता है, क्योंकि अगर प्राकृतिक कारणों से वायरस फैला तो फिर इसमें छिपाने की कोई वजह नहीं है। स्टॉप।